नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे हम आपको क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत, राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए अधिसूचना के साथ नामांकन शुरू। 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर नामांकन का काम पूरा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में संकट बरकरार। गठबंधन तोड़ने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर साधा निशाना। बिहार में भी महागठबंधन में पूर्णिया समेत कई सीटों पर फंसा पेच। झारखंड में भाजपा और आजसू के बीच सीट बंटवारा तय। राज्य की 13 सीटों पर बीजेपी और गिरिडीह सीट पर आजसू लड़ेगी चुनाव। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा, राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करेगी एनडीए। ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका। दिग्गज नेता भृतहरि मेहताब के साथ सिद्धांत मोहपात्रा और दमयंती बेसरा बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में फिल्म अभिनेता गोविंदा ने थामा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन। और अब आपको दिखाते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति यानी एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में एकजुटता तो छोड़िए, अब कटुता नजर आने लगी है। गठबंधन तोड़ने के बाद अब प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के जरिए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पर करारा प्रहार किया। उन्होंने संजय राउत पर झूठ बोलने और पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कई सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि 6 मार्च की 4 सीजन्स होटल में हुई बैठक के बाद उनके किसी प्रतिनिधि को आमंत्रित क्यों नहीं किया। प्रकाश आंबेडकर ने पूछा कि आज भी आप वंचित को आमंत्रित किए बिना क्यों बैठक कर रहे हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने हमारे खिलाफ अकोला में कैंडिडेट रखने की बात रखी। उन्होंने गठबंधन धर्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसा रिश्ता है कि एक तरफ गठबंधन का भ्रम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें गिराने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी पहले महाविकास अघाड़ी और इंडी अलायंस के साथ गठबंधन में थी, मगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने गठबंधन से दूरी बना ली और लोकसभा की 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के संबंधों के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव 5वें चरण में है और अभी बातचीत के लिए पर्याप्त समय है। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी ने की है या पृथ्वीराज चौहान जी ने की है तो मैं बात करूँगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है। सीटिंग है हमारी आघाड़ी में, इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट की अदला बदल हो जाती है। दरअसल कल शिवसेना यूबीटी ने एक तरफा तौर से पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस और एनसीपी में भारी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो कांग्रेस आलाकमान से गठबंधन तोड़ने की अपील भी कर डाली। हालांकि आज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 1-2 सीटों को लेकर सहयोगियों से बातचीत जारी है और इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा।
So yesterday's list, there's nothing new. Issue about some Mumbai seats is there. We're still discussing some Mumbai seats. I think more or less we have reached an agreement. Maybe there is a issue about 1 or 2 seats each, with NCP maybe a seat or so, with Shiv Sena a couple of seats. I think today we are meeting to plan out the campaign strategy, and this issue also will be discussed. वहीं मुंबई में आज एनसीपी शरद गुट प्रमुख शरद पवार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए अपने दल के नेताओं से मिलने कार्यालय पहुंचे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में गठबंधन धर्म का पालन न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके शरद पवार के अगले कदम का सबको इंतजार है। हालांकि एनसीपी ने उत्तर पूर्व मुंबई सीट पर अपना दावा ठोका है और कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती है तो सभी को ऐसा करना चाहिए। कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं वो तो देखो महाविकास आघाड़ी ने एक साथ रह के ही नाम अनाउंस करना चाहिए। अगर उन्होंने किए हैं तो फॉर्म तो भरा नहीं अभी तक, तो जो हमारी हक की सीट है वो हमें दे दे। हमारी राखी जाधव तैयार है लड़ने के लिए, तो वो फॉर्म भरेगी। लेकिन इस तरह से जोर जबरदस्ती से नहीं ना, तुम लोग जब दोस्त समझ के और एक साथ लड़ोगे तो हमारी जो हक की सीट है वो हमें मिलनी चाहिए। वहीं बिहार में भी महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त खींचतान जारी है। हालांकि माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन औरंगाबाद और पूर्णिया सीट का मामला अभी भी फंसा हुआ है। सीपीआई एमएल को 3 और सीपीआई सीपीएम को 1-1 सीट देने पर सहमति बनने की खबर है। इसकी आधिकारिक घोषणा शुक्रवार को होने की उम्मीद है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए पप्पू यादव की खुली घोषणा के बावजूद लालू यादव ने यहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया। इससे पप्पू यादव नाराज हैं और दो टोक कह रहे हैं कि वो पूर्णिया किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की मां और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने बिहार और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में चल रही खींचतान और घमासान पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडी गठबंधन का कहीं कोई वजूद नहीं है, ऐसा कहा। मैं लालू प्रसाद जी एक छत्र नेता हैं, उनकी मर्जी पर यहां महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, न चाहेंगे तो नहीं देंगे। किन्हीं का, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए महागठबंधन की वही स्थिति है। महागठबंधन, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये केवल मोदी जी को गाली देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसके सिवा इसका कोई वजूद नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो ज़बरदस्त मचा है घमासान, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की या हम बात करें बिहार की, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, मदन मोहन जेड़ा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो राजनीतिक संपादक हैं हिंदुस्तान से, और इसके साथ ही हमारे संवाददाता सलमान हैदर भी हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शीशिर सरार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सलमान आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे ये किस तरह का जो खींचतान है ये लगातार जारी है, क्या कुछ इसका सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रमा, आज जो पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि थी बिहार में, हालांकि शेष भारत के लिए कल ही समाप्त हो गई थी, लेकिन त्योहारों की वजह से यहाँ पर आज अंतिम तिथि थी और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन आरजेडी को छोड़ करके इंडी गठबंधन की तरफ से कोई भी अभी सीटों की शेयरिंग पर एक पक्का समझौता नहीं आ पाया है, एक क्लियर कट जिसे कहते हैं नहीं आ पाया है। आरजेडी ने बहुत पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर दी थी और सबसे बड़ा पेंच अभी, जैसा कि आपने भी कहा, कि बिहार में औरंगाबाद सीट को लेकर के फंसा हुआ है।
क्योंकि यहाँ अभी हाल ही में अपनी पार्टी को मर्ज करके आए पप्पू यादव इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें औरंगाबाद सीट ही चाहिए। हालांकि कई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान उन्हें नहीं देता है या इंडी गठबंधन से उन्हें औरंगाबाद की क्षमा करें पूर्णिया की सीट नहीं मिलती है, पूर्णिया की सीट नहीं मिलती है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ना पसंद करेंगे, किसी दूसरी सीट से लड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बात अभी हुई है। बिल्कुल, औरंगाबाद पर भी मामला फंसा हुआ है। इस पर एक प्रतिक्रिया मदन मोहन जैड़ा जी से भी ले लेते हैं। मदन मोहन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़े उद्देश्य, बड़ी घोषणा के साथ जो इंडी गठबंधन था वो चला था, लेकिन जब जब राज्यों में सीट शेयरिंग की बात आती है तो ये टूटता ही नजर नहीं आता, एक अलग तरह की कटुता इसमें नजर आ रही है, खींचतान इसमें नजर आ रही है। क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इसका असर चुनावों पर? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें राजद और कांग्रेस में जो टकराव है वो स्पष्ट नजर आ रहा है। इसकी दो वजह है। मुझे लगता है कि राजद को ये लगता है कि हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी बात सबसे आगे रखी जानी चाहिए, सीटें हमें तय करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस हमेशा ही रहती है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए हमें एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह, एक बड़ी पार्टी होने के नाते, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस अपनी बात को ऊपर रखना चाहती है। इस घटनाक्रम में एक नई एंट्री इस बार ये हुई है कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है और पूर्णिया सीट के लिए पप्पू यादव एक बड़े दावेदार के तौर पर उभरे हैं और हर हालत में उनको वो सीट चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो ये तीन कारण हैं, क्योंकि हम अगर पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तब भी महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उस समय भी कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें ले ली थी लेकिन बहुत कम सीट जीत पाई थी, जबकि आरजेडी के बाद जिस हिसाब से सीटें थी उसका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा था। तो यहाँ पर आरजेडी को ये लगता है कि जो सीटें तय करने का या जो सीटों की संख्या है वो हमें निर्धारित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उस बात को शायद स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए टकराव नजर आ रहा है। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि उनकी लालू यादव से बात हो चुकी थी और उसके बावजूद उन्होंने वो सीट बीमा भारती को दे दी। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो वो ऐसा कम से कम सामने तो नहीं आता। और जहां तक हमारी जानकारी है कि ये भी है कि बिहार जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको भी बहुत ज्यादा इस बात की जानकारी नहीं थी कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय होने वाला है या पप्पू यादव पूर्णिया सीट से इंडिया गठबंधन के लेकिन कहीं ना कहीं टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद इसमें सामने आ रहा है। आपसे आगे भी जारी रखेंगे चर्चा। हमारे संवाददाता शिशिर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से। शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे। महायुति और महाअघाड़ी दोनों में ही बैठकों का दौर लगातार जारी था। महायुति के बारे में क्या जानकारी है और महाअघाड़ी में जो अखाड़ा चल रहा था उसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले बात अगर करें महाविकास आघाड़ी की, उसमें काफी मुश्किल इस वक्त महाराष्ट्र में देखी जा रही है। खासतौर पर उसके बाद जब शिवसेना ने अपनी लिस्ट जारी की और उसके बाद जिस प्रकार से दोनों तरफ से भी बयानबाजी हुई, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई, शिवसेना की तरफ से भी बयानबाजी हुई और साथ ही साथ एनसीपी की तरफ से भी बयानबाजी। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो अब तक ऐसा दिख रहा है कि फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आया है। ये पहली बात। दूसरी बात इसमें यह भी है कि महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी को समाविष्ट करना था और इसीलिए कुछ बैठकें वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ भी की गई थी। लेकिन ये अब इस वक्त जो खबर हमारे पास आ रही है, जिस प्रकार से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरी जो है एक चित्र उन्होंने दिखाया, उसमें दिखा गया है कि पीठ में छोरा घोंपा गया है और ये सीधा निशाना है उद्धव ठाकरे शिवसेना की पार्टी की तरफ। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी उनसे कुछ अलग बातें करती है और बाकी जो अलायंस में पार्टनर्स है उनके साथ कुछ अलग बातें उनकी होती है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मीटिंग तो बुलाता है लेकिन मीटिंग में हमें नहीं बुलाया जाता, तो आखिर किस प्रकार से सीट शेयरिंग ये की जा रही है। तो ये प्रमुख मुद्दे महाविकास आघाड़ी के सामने आ रहे हैं। मतलब जो महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, साथ ही साथ शरद चंद्र पवार पार्टी और कांग्रेस के बीच में बनी थी, उनके बीच में इस वक्त सहमति नहीं है और साथ ही साथ वंचित बहुजन आघाड़ी जिनको साथ में लेना चाह रहे हैं उनके साथ भी अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कोई भी पुख्ता जानकारी या फिर स्पष्टता अभी तक नहीं है। कुछ सीट शेयरिंग के मामले में बात करूं मुंबई की, बिल्कुल यही अस्पष्टता एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। शिशिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही सलमान हैदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे जनादेश में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। देखते रहिए टीजी न्यूज। एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ
बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जनादेश में आगे बढ़ते हैं खबरों में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर अधिसूचना के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। हालांकि दूसरे चरण में इन 88 सीटों के साथ ही बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 13 विधानसभा क्षेत्रों में भी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन भी कई उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना के साथ ही नामांकन भरने का काम शुरू हो गया। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 7 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा असम और बिहार की 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। वहीं बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र की 13 विधानसभा क्षेत्रों में भी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा कारणों से बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में बाहरी मणिपुर सीट की 15 विधानसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना को पहले चरण के लिए जारी गजट अधिसूचना में शामिल किया गया था। बिहार में पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन भी एनडीए और महागठबंधन समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। गया सीट से हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी और आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने नामांकन दाखिल किया। वहीं जमुई सीट से एलजेपी रामविलास प्रत्याशी अरुण भारती और महागठबंधन प्रत्याशी अर्चना रविदास ने नामांकन किया। लड़ाई होती है, उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। पूरा भरोसा है मुझे कि गया जिला के चाहे कोई जाति धर्म के लोग हों, सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त है और प्राप्त होगा। देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जा रहे हैं और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना के साथ ही नामांकन भरने का काम भी शुरू हो गया। पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृति देव सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी शामिल हुए। उधर कर्नाटक में जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वाल रेवन्ना ने हसन लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वो समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचे। बेंगलुरु ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई डीके सुरेश ने नामांकन दाखिल किया। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजुनाथ से होगा। इसी बीच कर्नाटक के मांड्या में बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ताओं और नेताओं की समन्वय बैठक भी हुई। इसमें कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी शामिल हुए।
जहां पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान भी अब जोर पकड़ने लगा है। सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर और शामली में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि जब वोट गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है, और यही वोट जब सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है और देश का विकास भी होता है। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहाँ का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहाँ का पलायन करता है। पिछली सरकारों ने कर्फ्यू दिया और हमने आपको कांवड़ यात्रा दी है, कांवड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकाली। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के डीडीहाट में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास और उत्थान की गारंटी मिल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 19 अप्रैल को प्रदेश की जनता विकास कार्यों को नई गति प्रदान करने के लिए भाजपा को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने जा रही है। वहीं तमिलनाडु की करूर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार एस ज्योतिमणि ने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। करूर सीट पर कांग्रेस की एस ज्योतिमणि, एआईएडीएमके उम्मीदवार केआरएल थंगावेल और बीजेपी उम्मीदवार वीवी सेंथिलनाथन के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। उधर जेल में बंद भ्रष्टाचार के मामले में सजा भुगत रहे आजम खान को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 2024 चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। यानी सपा आजम खान का मुंह छोड़ नहीं पा रही है। दिसंबर में हुए 5 राज्यों के चुनावों के वक्त भी पार्टी ने आजम खान को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया था। जेल में बंद होने के कारण वो प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सपा ये एक रणनीति के तहत हर चुनाव में दांव खेलती है। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मदन मोहन जेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन मोहन जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आखिर सपा क्यों नहीं आजम खान का मुंह छोड़ पा रही है? किस तरह की रणनीति है? ये दाव हर बार क्यों चला जाता है जबकि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में भी बंद है? मुझे लगता है कि जैसे उनका नाम दिया गया है तो जेल से कम प्रचार करने की अनुमति के लिए या पैरोल या इस तरह की छूट तो मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन स्टार प्रचारक रखा गया है। हाँ, इस ग्राउंड पे कोई राहत मिलेगी, लेकिन पार्टी ने क्यों रखा है तो मुझे लगता है कि एक खास वर्ग को लुभाने के लिए या एक खास वर्ग को संदेश देने के लिए या ये बताने के लिए कि हमारे कभी बड़े नेता थे, या एक ये भी हो सकता है कि वो एक विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, इनको जेल में डाला गया है या इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं पॉलिटिकल है, ये कहना चाह रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड भी हो सकता है और किसी वर्ग विशेष को संदेश देने के लिए भी हो सकता है। लेकिन ये जो संदेश है ये उल्टा भी जा सकता है कि जो मामला है वो काफी गंभीर है, और उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं अन्य राज्यों की तरह, अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं, वहां भी सपा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं नजर आ रहा है, खींचतान वहां भी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि जो इस तरह के हथकंडे हैं इससे बहुत ज्यादा फायदा किसी दल को नहीं होने वाला है, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का कोई दूसरा हिस्सा हो, वहां पर इसमें जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। तो विकास के मुद्दे पे जैसे बीजेपी चुनाव लड़ी है, बीजेपी के पास तमाम 10 साल की योजनाओं की उपलब्धियों के आंकड़े हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे नल से जल की योजना हो। तो मुझे लगता है कि एजेंडा विकास का है। तो अगर अपोजिशन ये कहता है, विपक्षी पार्टी ये कहती है कि हम आपसे अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनको अपनी एक कार्य योजना पेश करनी चाहिए, ये बताना चाहिए कि हम कैसे जो वर्तमान सरकार है या केंद्र के राज्य को उससे बेहतर काम कर सकते हैं। उनको ये बताना होगा जनता को, न सिर्फ ये बता के कि ये जेल में बंद है, ये वहां से प्रचार करेंगे, ये हमारे सभी दलों की अपनी रणनीति है, सभी दलों का अपना एजेंडा है। देखना होगा जनता अपना जनादेश किस ओर देती है, उसके लिए इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया मदन मोहन जेड़ा जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे जनादेश में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है जनादेश में। देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच झारखंड में भाजपा और आजसू के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की 13 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट गिरिडीह में आजसू पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। हाल के दिनों में विभिन्न दलों के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसी कड़ी में आज ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका देते हुए बीजेडी के वरिष्ठ नेता और कटक से सांसद भृतहरि मेहताब ने बीजेपी का दामन थाम लिया। साथ ही फिल्म स्टार और पूर्व सांसद सिद्धांत मोहपात्रा और पद्मश्री दमयंती बेसरा भी भाजपा में शामिल हुए। और इसके साथ ही हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता गोविंदा ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। गोविंदा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी गतिविधियों में सक्रिय रहने की बात कही। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तो जनादेश में फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में देखिए चुनावी चकलस मेरे सहयोगी आर्येंद्र प्रताप सिंह के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।